नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए यशपाल जी की कहानी शर्त। दोस्तों, अब मुझे आप खबरी ऐप पर भी सुन सकते हैं। वहाँ पर मैंने अपनी कहानियाँ कथा मंथन के नाम से ही डाली हैं, तो आप वहाँ जाकर कथा मंथन टाइप करेंगे तो आप हमारी कहानियाँ सुन सकते हैं। शर्त। पूस का महीना, बादल घिरी सांझ, रिस रिस कर पानी बरस रहा था। खूब जाड़ा था। ऐसे समय कोई आदमी घर छोड़कर मेरे यहाँ आएगा, ऐसी आशा नहीं थी। मैं एक बंगाली उपन्यास निरुपमा देवी का लिए अंगीठी के सामने आराम कुर्सी पर बैठ सामने दूर से कुर्सी पर पैर टिकाए पड़ रहा था। घने बादलों के कारण अंधेरा हो जाने से सरे शाम से ही बिजली जल रही थी। मैं उपन्यास में तन्मय था। कमरे में कोई कब घुस आया यह मुझे जान नहीं पड़ा, परंतु जब पैरों के नीचे से कुर्सी खींच लिए जाने पर पैर धम से नीचे जा गिरे, तब किताब से नजर उठाकर देखा कि सामने की कुर्सी पर सत्तू बैठा है। संतू संतू का मेरे यहाँ आने का कोई समय असमय नहीं था, लेकिन इस जाड़े के महीने में और फिर बुलाए बिना उसका यूं धम से कुर्सी पर गिर पड़ना। मैं चुपचाप पल भर उसकी ओर देखता रहा। संतू की नज़र अंगीठी की तरफ थी। हाथ के सिगरेट से एक खूब लंबा कश खींचकर उसने सिगरेट के टुकड़े को अंगीठी में फेंक दिया। उसकी दृष्टि अब भी उसी ओर थी। सिगरेट के उस टुकड़े में से धुआं उठा, लौ उठी और वह समाप्त हो गया। अंत में मुझे ही वह चुप्पी तोड़नी पड़ी। उसे सचेत करने के लिए मैंने पूछा, क्यों? जेब से रुमाल निकालकर मुख और बालों पर पड़ी मेह की बूंदें पहुंचते हुए उसने दीर्घ उच्छ्वास लेकर कहा, और फिर गुम हो रहा। उत्सुकता से मैंने पूछा, क्यों, क्या बात है? बेचैनी से पैर पटककर मेरी ओर देखकर उसने क्षीण स्वर में कहा, क्या यार, दुनिया का कुछ पता नहीं। हाथ की किताब मूंदते हुए मैंने फिर दोहराया, क्यों, क्या बात है? कह और भी अधिक लंबी सांस खींची और खिन्नता से मुस्कुराने की चेष्टा कर उसने मुंह फेर लिया। अवश्य ही कोई असाधारण घटना घट गई है जिसे मुख तक लाने में संतू का एक आराम की खोज में है, मैंने सोचा। इसलिए मैंने फिर सहारा दिया, सीधे घर से ही आ रहे हो क्या? इनकार से सिर हिलाते हुए उसने कहा, क्या बताऊं, इन औरतों का कुछ विश्वास नहीं। औरतों का नाम सुनते ही मेरा कौतूहल विशेष जाग उठा। जरा बनकर मैंने कहा, रविंद्रनाथ ने भी तो कहा है, स्त्री के मन का भेद त्रिलोक में कोई नहीं भाप सकता। संतू छूटते ही बोला, बिल्कुल ठीक, मैं तो पहले से ही जानता था और तुझसे छिपा नहीं है कि मैं लड़कियों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखता। मेरा तो वही उसूल है, दूर दूर। लेकिन आज तेरे सामने सिद्ध कर दूंगा कि तू जो उस पद्मा को दूध की धुली देवी कहता है, आज मैं सब जान गया हूँ, स्वयं आंखों से देख आया हूँ। और एलानिया कहता है, मैंने पहले ही कई दफे तुझसे कह दिया, वह बड़ी छत्ती सी है, उसकी जड़ें पाताल में है, लेकिन तू मानता ही ना था। मुझे याद नहीं कभी संतू ने यह सब इतने जोर से कहा हो, परंतु उसकी बातों को मैंने काटा नहीं। वह कहता गया, वह जितनी चिकनी चुपड़ी देवियां बनी रहती है ना, इन सब की पोल है और मैं साबित कर सकता हूँ। हुआ क्या? मैंने व्यग्रता से फिर पूछा। संतू ने उसी स्वर में कहने लगा, मैं पहले ही कहता था, नारायण जो मदन के घर में यूं आता जाता है, उसे देखते ही जो पद्मा उछलकर बाहर आ फुदकने लगती है, इसका कुछ मतलब है। वह हाथ मिलाना मेरी समझ में नहीं आता। हाथ मिलाने की क्या जरूरत है? मुझसे भी हाथ मिलाने लगती है वह। निर्लज्जता की भी तो हद होनी चाहिए। मैं तो दूर से ही हाथ जोड़ लेता हूँ। नारायण प्रायः हर रोज मदन के यहाँ जाता है, और ऐसे समय जब मदन घर पर ना हो। मैं ऐसे समय कभी नहीं जाता, परंतु उसे वहां सदा ऐसे ही समय देखता हूँ। कोई मर्द उसके घर आए, वह कूद कूद कर उसके आगे पीछे नाचने लगेगी, बिल्कुल चुड़ैलों की तरह। संतू का क्रोध और ग्लानि देखकर मुझे निश्चय हो गया कि आज अवश्य ही कुछ अघट घटना हो गई। संतू ने सांस लेकर फिर कहना आरंभ किया, मैं कहता हूँ, इस बनाव सिंगार और टीम टाम की भी जरूरत ही क्या है? यह फंसाने की चाली नहीं तो क्या है? इसलिए मैं उससे कभी नहीं बोलता। दूर से ही हाथ जोड़कर कह देता हूँ, देवी तू तो दूर ही रह, लेकिन उसे तो चाऊ माऊ करने की आदत है। वह समझती है सभी एक जैसे, पर यहाँ क्या रखा है? नारायण तो मैं हूँ नहीं जो पार कर कलम ला दूँ। दिवाली के दिन चॉकलेटों का डब्बा भेंट करूं, नरगिस के फूलों के गुलदस्ते, रेशमी रुमाल और उपन्यास ला दूं। यहाँ तो एक पैसे का दीवाल नहीं। मैं जाता हूँ मदन से मिलने, और वह समझती है कि मैं उसके लिए आया हूँ।
मैं अभी इधर आते आते रास्ते में मदन से मिलने गया था। मदन था नहीं। मैं लौटने लगा, झट सामने आ खड़ी हुई, कहने लगी, आइए बैठिए मदन भाई, अभी आ जाएंगे। मुझे बेबस बैठना पड़ा। लगी उल्लू की तरह झपझप मेरा मुंह ताकने। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने ऐसे ही पूछा, आप क्या कर रही थी? जवाब मिला, ऐसे ही एक किताब देख रही थी। मैंने पूछा, कौन सी किताब? तो आंखें मटका कर बोली, ऐसे ही एक कविता की पुस्तक थी। यह तो मैं ताड़ गया कि पुस्तक जरूर नारायण का उपहार है, परंतु ऐसे ही बनकर मैंने कहा, अच्छा दिखाओ तो कौन सी पुस्तक है। लगी टालने। आखिर भीतर गई। चुड़ैल ने क्या किया, कविता की वह पुस्तक तारे जो एक दफे मदन का मन रखने के लिए मैंने उसे भेंट कर दी थी, उठा लाई। मैं भला इस छलछंद में आने वाला हूँ? मैंने पुस्तक देखने के लिए मांगी तो इधर उधर करने लगी। एक ही कुटनी है, लगी हाव भाव दिखाने, पर इस बालू में तेल कहाँ। जब वह पुस्तक छिपाने लगी तो मैं भाप गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। मैंने फिर पुस्तक देखने के लिए कहा। कहने लगी, क्या कीजिएगा, आप ही की तो है। मैंने कहा, एक कविता दिखाऊंगा। उसने पुस्तक में से पासपोर्ट साइज का एक फोटो निकालकर छिपा लिया और किताब मेरे हाथ में दे दी। मैं अंधा तो नहीं। बात की हद तक पहुंचाने के लिए मैंने कहा, जरा वह फोटो तो दिखाइए। फोटो भला कैसे दिखाती, सब भेद ना खुल जाता। मैं जानता था फोटो नारायण का है। यदि मदन का होता तो छिपाने की जरूरत क्या थी। मैंने हाथ बढ़ाकर फोटो ले लेना चाहा। वह लगी इधर उधर मटकने, कभी पीठ के पीछे छिपाती, कभी इधर कभी उधर। मैंने सहज भाव से हाथ पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह तो चाहती थी हाथापाई करना, और मेरे यह बस का नहीं। इतने में नारायण ने पुकारा। मैं जान छुड़ाकर भागा। यह मैं दावे से कह सकता हूँ कि वह फोटो नारायण का था। उपहार के बाद फोटो की नौबत पहुंची है और अब उसे छिपाने की भी जरूरत पड़ने लगी। कभी देखा नहीं कैसे बढ़ कर हाथ मिलाती है। इतना कहकर संतु फिर अंगीठी के कोयलों की ओर देखने लगा। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। दरअसल उसे इतना क्रोध ही था कि या अंगीठी की झलक से ऐसा मालूम पड़ रहा हो, यह निश्चय मैं नहीं कह सकता। मैंने कुर्सी पर करवट बदलते हुए कहा, तो फोटो दिखाया नहीं? उसने तिनक कर कहा, फोटो नारायण का है। मैं इस बात पर तो शर्त चाहो बदले को तैयार हूँ, और अगर इस बात का भंडाफोड़ मैंने ना कर दिया तो मेरा नाम संत कुमार नहीं। मैं कहता हूँ आदमी ब्याह कर ले, झगड़ा खत्म हुआ, बाहर और भीतर। और यह कुलटाओं की सी चालें क्यों? यह सब जल नारायण के रुपये के लिए है। बात मेरी समझ में आ गई। मैंने कहा, नारायण रुपये वाला है, इसमें शक नहीं। देखने सुनने में भी अच्छा है। उसे कौन लड़की नहीं चाहेगी? संतू तड़प कर बोला, कुछ नहीं, सब रुपये का लोभ है, मैं सब जानता हूँ, और देखना मैं सब दिखा दूंगा। कुछ देर लड़कियों के अत्याचार की विवेचनाकार गुवारों की दयनीय दशा के प्रति हम लोग क्षुब्ध रहे। उसके बाद मैंने कहा, यार संतु तू चालाक तो बहुत है, परंतु एक काम करे तो जानू। तिरछी नजर से मेरी ओर देखकर उसने कहा, क्या? वह फोटो अगर तू निकाल लाए तब तेरी बहादुरी है। मैंने कहा, इस बात का सीधा कोई उत्तर ना दे। संतु ने कहा, मैं शर्त बदकर कहता हूँ, वह फोटो नारायण का है और रुपए के लिए ही वह नारायण पर फंदा डाल रही है, परंतु ऐसी लड़की से। लेकिन नारायण भी गधा है। वह बिल्कुल अंधों की तरह उसके गोरे चमड़े पर मर रहा है। सो तो है, मैंने कहा, परंतु बिना प्रमाण के मजा नहीं। रंगे हाथों ले तब बात है। आखिर यह जाल रचा गया। संतु पद्मा के यहाँ रोज ना सही दूसरे तीसरे जाता ही है। वहाँ उसे घर के आदमी की तरह पूरी स्वतंत्रता है। संतु कल उनके यहाँ जाकर अपनी एक पुस्तक भुलाए। फिर ऐसे समय जब मदन और पद्मा में कोई घर पर ना हो, संतु वहां जाकर मदन की माँ या अन्य किसी व्यक्ति से कहकर अपनी पुस्तक लेने के बहाने पद्मा की पुस्तकों की अलमारी से वह पुस्तक तारे जिसमें नारायण का फोटो पद्मा ने छिपा कर रखा उठा लाए। इसके पश्चात फिर देखा जाएगा। जोड़ तोड़ लगाकर देखने से जान पड़ा कि ऐसा स्वर्ण योग संतु को बुधवार तीसरे पैर से पहले नहीं लग सकता। उस समय पद्मा का स्त्री बुद्ध सभा में जाना निश्चय था और मदन केमिस्ट्री क्लास छोड़ नहीं सकता था। मैं प्रतीक्षा में बैठा था। संतु की बाइसिकल की घंटी का शब्द सुनाई दिया। मैंने उचक कर देखा। मकान की कुर्सी की सीढ़ी पर एक पैर रखकर संतु ने ब्रेक दबा, बाइसिकल को झट से रोका और उसे गिरता पड़ता छोड़ भीतर कूद आया। उसके हाथ में दो पुस्तकें थी, एक मोटी और दूसरी पतली। उसके चेहरे पर विजय गौरव झलक रहा था। उत्सुकता से उसकी ओर देखकर मैंने पूछा, क्यों? वह सपाटे से साइकिल दौड़ाकर आया था। हाफता हुआ बोला, अरे किताबें अलमारी से लेकर हटा ही ली थी कि अचानक मदन आ पहुंचा। बड़ी कठिनता से बात बनाकर निकल पाया, अभी किताबें खोली भी कहाँ हैं। यह कहकर हरे रंग की मोटी सी पुस्तक उसने फर्श पर डाल दी और कुर्सी पर बैठते हुए उस पतली सी पुस्तक को दोनों हाथों में लेकर बोला, अभी सब भेद खुल जाता है। पुस्तक को खोलते ही वह फोटो वाला पन्ना स्वयं खुल गया। मैं अत्यंत कौतूहल से मुंह बाय उसकी ओर देख रहा था। संतु उस तस्वीर को देखा
और देखता ही रहा, मुझसे कुछ बोला नहीं। उसके मुख का भाव बदलता देख उचक्कर ज्यों ही मैंने फोटो पर नजर डालनी चाहिए, आश्चर्य, संतू ने इस तस्वीर को छपा लिया। मैं हैरान था। संतू की आंखों में सब कुछ बदल गया, कनपटियां लाल हो गई, माथे पर पसीना झलकने लगा। आग्रह से मैंने कहा, दिखा यार, छिपाता क्यों है? उद्वेग के कारण टूटे हुए स्वर में संतू ने कहा, किसी से कहना नहीं। पुस्तक उसके हाथ से मैंने छीन ली। देखा तो हैरान रह गया। फोटो संतू का था और जिस कविता पर वह रखा हुआ था उसमें प्यारे तारे हमारे उजियारे, कुछ कुछ ऐसा ही, अत्यंत ही ऐसे ही अनुप्रास में लिखा हुआ था। कृत्रिम क्रोध से होठ चबाते मैंने कहा, बदमाश। भावावेश के कारण संतु से कुछ कहते ना बना। जब एक प्याली चाय उसके गले से नीचे उतर गई तब चाय दानी की ओर देखकर उसने कहा, और जो हो, एक बात कहूँगा, कम से कम उसके स्वभाव में बनावट नहीं है। उसकी ओर देखकर मैं चुप रह गया। उसने फिर कहा, और उसकी सादगी देखकर तो मेरा पूजा करने को मन चाहता है। मुख की चाय के गर्म घूंट को ज्यों ज्यों निगल कर मैंने कहा, हाँ सो तो है। दूसरी प्याली समाप्त करने के पश्चात सुस्त हो छत की ओर देखकर संतु बोला, दरअसल देर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। अच्छा बुरा स्वयं कुछ नहीं है, सब समझ का ही खेल है। तिरछी नजर से उसकी ओर देखकर मैंने पूछा, और वह शर्त? संतु ने दांत निकाल लिए। शर्त जीतने पर वह इतना प्रसन्न नहीं होता, या होता, यह कहना मेरे लिए बहुत कठिन है।